कभी सुबह सुबह बाहर निकलें तो चिड़ियों की चहचहाहट पर ध्यान दिया है? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है। बिल्कुल। कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे लगता है कुछ विद्यार्थियों को हुआ होगा, जैसा हमारे आज के स्रोत विज्ञान की एक किताब के अंश में बताया गया है। अच्छा। ये सामग्री है सजीव जगत में विविधता पर, और इसमें एक प्रकृति भ्रमण के दौरान जो देखा गया और फिर उसे समझने के क्लासिफाई करने के तरीके बताए गए हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या सिखा सकता है। जरूर। देखिए, मकसद तो यही है कि हम अपने चारों ओर जो ये विविधता है, पेड़ पौधों की, जानवरों की, उसकी सुंदरता को महसूस करें और ये भी समझे कि वैज्ञानिक इसे स्टडी कैसे करते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छी संस्कृत की बात भी कही गई है, वृक्षाः सत्पुरुषा एव। हाँ, मैंने पढ़ा, पेड़ सज्जनों जैसे होते हैं। बिल्कुल, खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया और फल देते हैं। एक तरह से प्रकृति की उदारता दिखाता है ये। सही बात है। और ये स्रोत सिर्फ देखने पर ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने, सूंघने, अपनी सारी इंद्रियों को इस्तेमाल करने पर जोर देता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात शायद ये कि बिना छेड़छाड़ किए सम्मान के साथ जीवों का अध्ययन करना। एग्जैक्टली, सम्मान बहुत जरूरी है। तो अच्छा, उन विद्यार्थियों ने क्या क्या देखा फिर? काफी कुछ। घास, झाड़ियां, बड़े पेड़ थे, पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। वाह। कूदते हुए बंदर भी दिखे। अरे वाह। हाँ, और ये सब उन्होंने अपनी नोटबुक में नोट भी किया। कितना कुछ होता है हमारे आसपास ही, जिस पर शायद ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, और यहीं से आप कह सकते हैं वर्गीकरण की जरूरत महसूस होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं, उन्हें समझने के लिए हमें उन्हें ग्रुप्स में बांटना पड़ता है। उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर। हाँ बिल्कुल, क्या एक जैसा है, क्या अलग है, ये बस चीजों को व्यवस्थित करने का, समझने का एक तरीका है। जैसे पौधों को बांटा गया था शायद उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर। हाँ सही, जैसे शाक यानी हर्ब्स जो छोटे होते हैं, हरे और कोमल तने वाले। ओके। फिर झाड़ियां, श्रब्स, इनके तने थोड़े कठोर होते हैं, ज्यादा मोटे नहीं, और शाखाएं जमीन के पास से निकलती हैं। और फिर पेड़ ट्रीज, ऊंचे, मोटे, कठोर तने वाले। जी, और अगर थोड़ा और बारीकी से देखें तो पत्तियों में भी पैटर्न होता है। शिरा विन्यास कहते हैं उसे। शिरा विन्यास वो नसों जैसा पैटर्न। हाँ वही, वेन पैटर्न। कुछ में जाली का रूप ही होता है, रेटिकुलेट, जाल जैसा, जैसे गुड़हल में देखा होगा। हाँ, देखा है। और कुछ में समानांतर होता है, पैरेलल, सीधी रेखाओं जैसा, जैसे घास या केले के पत्ते में। अच्छा। और इसी तरह जड़ों के भी मुख्य प्रकार होते हैं। एक मूसला जड़, टैप रूट, जिसमें एक मोटी मुख्य जड़ नीचे जाती है। और दूसरी जकड़ा या रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट, जिसमें बहुत सारी पतली जड़ें गुच्छे जैसी होती हैं। अच्छा, ये हाँ, वाकई दिलचस्प बात है। स्रोत में लिखा है कि जिन पौधों की पत्तियों में वो जाली का रूपी जाल जैसा पैटर्न होता है, अक्सर उनमें मूसला जड़ें होती हैं। हाँ। और जिनमें समानांतर पैटर्न होता है, उनमें आमतौर पर झकड़ा जड़ें मिलती हैं। पत्ती देखकर जड़ का अंदाजा लग सकता है। हाँ, काफी हद तक। ये एक बहुत रोचक कनेक्शन है। कमाल है। जैसे चना है, वो द्विबीजपत्री है, उसके बीज में 2 हिस्से होते हैं, उसमें जाली का रूपी विन्यास और मूसला जड़ मिलेगी। ओके। जबकि मक्का जो एक बीजपत्री है, उसके बीज में एक ही हिस्सा होता है, उसमें समानांतर विन्यास और झकड़ा जड़ होती है। वाह, ये दिखाता है कि प्रकृति में चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और इसी तरह जानवरों को भी बांटा जा सकता है। हाँ, उनके रहने की जगह के आधार पर, जैसे जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, या दोनों जगह रहने वाले। सही, स्थलीय, जलीय, उभयचर, या फिर उनके खाने की आदतों या चलने फिरने के तरीकों के आधार पर भी। कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई तैरता है। लेकिन सिर्फ ऐसे ग्रुप्स में बांट देना ही काफी तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मजा तो ये समझने में है कि ये जीव इतने अलग अलग माहौल में, मुश्किल हालात में रह कैसे पाते हैं। हाँ, सरवाइव कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की बात आती है। अनुकूलन? हाँ। वो खास गुण जो उन्हें मदद करते हैं। हाँ, कह सकते हैं ये वो खास ट्रिक्स या शारीरिक बनावटें हैं जो जीवों को उनके माहौल में फिट होने, टिके रहने और फलने फूलने में मदद करती हैं। जैसे रेगिस्तान में कैक्टस, उसके मोटे गूदेदार तने पानी जमा रखते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण। या पहाड़ों पर देवदार के पेड़ देखें, वो शंखु जैसे होते हैं। हाँ, कोन शेप के। हाँ। ताकि बर्फ उन पर जमा ना हो,
फिसल जाए। ये भी एक अनुकूलन है। अच्छा, और जानवरों में? ऊंट का उदाहरण याद आता है। हाँ, गर्म रेगिस्तान के ऊंट के पैर लंबे होते हैं, खुर चौड़े होते हैं ताकि रेत में धंसे नहीं। और वो ठंडे रेगिस्तान वाले ऊंट, लद्दाख वाले? हाँ, उनके बाल लंबे होते हैं और 2 कुबड़ होते हैं, वो उन्हें सर्दी से बचाते हैं। और मछली, उसका शरीर कैसा धारा रेखित होता है? स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, बिल्कुल। और पख, फिन्स, ये सब उसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करते हैं। ये सब अनुकूलन के शानदार उदाहरण हैं। तो ये अनुकूलन ही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इतनी अलग-अलग तरह के जीव जंतु मिलते हैं। हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा कारण है। और ये सब जुड़ा है आवास से, हैबिटेट से। हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ कोई जीव रहता है। हाँ, जहाँ वो रहता है, खाता पीता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है, उसका घर और सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब ये आवास ही खत्म होने लगते हैं। बिल्कुल, जब आवास नष्ट होते हैं, चाहे वो जंगल कटना हो, प्रदूषण हो या कुछ और, तो वहां रहने वाले जीवों का जीना मुश्किल हो जाता है। जैव विविधता कम होने लगती है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। स्रोत में कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र भी है जिन्होंने इस पर काम किया। जी, डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें भारत का बर्डमैन कहते हैं, और डॉक्टर जानकी अम्मल, इन जैसे कई वैज्ञानिकों ने भारत की जैव विविधता को समझने और बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वो पवित्र उपवन वाली बात भी दिलचस्प लगी, मतलब जहाँ लोग खुद ही जंगल के किसी हिस्से को बचाते हैं। हाँ, सेक्रेड ग्रोव्स। ये दिखाता है कि संरक्षण सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सामुदायिक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हमारे चारों ओर का ये सजीव जगत वाकई में बहुत विविध है। हाँ, पौधों और जंतुओं में उनकी बनावट, रहन सहन, व्यवहार, सब में बहुत भिन्नताएं हैं। और वर्गीकरण हमें इसे समझने में मदद करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल। और अनुकूलन हमें दिखाता है कि जीवन कैसे अलग-अलग मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बना लेता है, ढल जाता है। ये जैव विविधता हमारे ग्रह के लिए अनमोल है। स्रोत में आखिर में एक सवाल भी छोड़ा गया है सोचने के लिए। उन पौधों या जीवों के बारे में सोचने को कहा है जो शायद हमारे बड़ों ने बचपन में देखे थे, पर अब या तो दिखते नहीं या बहुत कम हो गए हैं। हाँ। और यहीं से आज का विचारणीय प्रश्न जुड़ता है। हमारे अपने रोजमर्रा के माहौल में, हमारे आसपास ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता? छोटे बदलाव। हाँ, और क्या ये छोटे छोटे बदलाव किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? हमारे पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसका कोई संकेत? सोचने वाली बात है।